हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाने वाली हूँ। कई स्टूडेंट्स के मन में ये आएगा कि हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ चुके हैं, पर आज आपको यहाँ पर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो बाल विकास के प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनको आपको जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनके अलावा जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो समझना है। केवीएस के एग्ज़ाम में आपसे फैक्चुअल चीज़ें बहुत ही कम पूछी जाएंगी। आपसे पेडागोजिकल सेंस वाले जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। इस बार जो खेल होने वाला है वो पेडागोजी का होने वाला है। इस बात को आप अपने माइंड में रख लें, पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। पेडागोजी का मतलब है व्यवहारिक उपयोगिता। कोई भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। स्किनर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो व्यवहारिक उपयोगिता का है क्या है, यही है आपका पेडागोजी। तो डरना नहीं है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाली हूँ वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम संबंधी कारक। वंशानुक्रम संबंधी जो कारक होते हैं इनको पहले आपको पढ़ना है। जैसे वंशानुक्रम संबंधी जो कारक हैं वो आपके गर्भाधान के समय से ही शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम आपका तभी प्रभावित करेगा ये वाला कारक जब शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस चीज़ को आप समझिएगा। शिशु का जन्म होने के उपरांत नहीं होता है, मतलब शिशु का जन्म होने के बाद आपका वंशानुक्रम संबंधी कारक प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जब शिशु गर्भ में आता है, जब शिशु गर्भ में आता है तब से ही आपका जो है ये वंशानुक्रम संबंधी कारक जो है ये आपके बाल विकास को प्रभावित करता है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि शिशु के विकास को प्रभावित करने वाला ये जो कारक है वंशानुक्रम संबंधी कारक, ये ना केवल आपके शिशु के जन्म के बाद बल्कि गर्भाधान के समय से ही शिशु के विकास को प्रभावित करता है। ठीक, अब इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से जो आपके गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से वंशानुक्रम संबंधी जो गुण हैं वो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं। तो गुणसूत्रों के माध्यम से ही क्या होता है, ये जो गुणसूत्र हैं इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से वंशानुक्रम संबंधी जो गुण होते हैं, कौन से, वंशानुक्रम संबंधी गुण, एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि शिशु के गर्भाधान से ही आपका, जब शिशु गर्भ में आता है, जब जायगोट कोशिका का निर्माण होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता चुकी हूँ कि ओवम और स्पर्म्स के मिलने से जायगोट कोशिका का निर्माण होता है। यही आपके जीवन को आधार देने वाली पहली सेल होती है। पहली कोशिका जो आपकी मानी जाती है वो आपकी जायगोट कोशिका ही मानी जाती है। मानी जाती है कि नहीं? तो जिस दिन आपका गर्भाधान होता है उस दिन से ही आपका वंशानुक्रम संबंधी कारक जो है वो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दूसरी लाइन बोली है कि गुणसूत्र जो होते हैं, इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से वंशानुक्रम संबंधी जो गुण हैं वो शिशु को किससे, उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो वंशानुक्रम संबंधी गुण जो हैं वो गुणसूत्रों से प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इन गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन। ठीक, तो इन्हीं जीन के माध्यम से हमें वंशानुक्रम संबंधी गुण मिलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सबसे पहले यही नोट करना है। मैं इधर साइड नोट कर दे रही हूँ, ये मैंने आपको एकदम रफ समझाया हुआ है अभी। अब यहाँ पर आपको नोट करना है कि वंशानुक्रम संबंधी कारक, वंशानुक्रम संबंधी कारक बालक के विकास को, बालक के विकास को जन्म के उपरांत नहीं, जन्म के उपरांत ही नहीं बल्कि बल्कि गर्भाधान के समय से ही, गर्भाधान के समय से ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम संबंधी कारक बालक के विकास को जन्म के उपरांत ही नहीं बल्कि गर्भाधान के समय से ही प्रभावित करते हैं। गुणसूत्रों के माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से बालक को आनुवंशिक गुणों की प्राप्ति होती है। किसकी? आनुवंशिक गुणों की प्राप्ति, आनुवंशिक गुणों की प्राप्ति होती है।
ये जो आनुवांशिक गुण हैं ये किससे आते हैं? तो ये आनुवांशिक जो गुण हैं ये पेरेंट्स से आते हैं, माता पिता से आते हैं। ठीक है, किससे आते हैं? माता पिता से आते हैं। अभी आप ये पूरी प्रोसेस समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना फोकस रखना होगा। ठीक, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बताई है कि ओवम ओवम और स्पर्म्स के मिलने से क्या होता है? ओवम और स्पर्म्स के मिलने से जायगोट कोशिका का निर्माण होता है। किसका? जायगोट कोशिका का निर्माण होता है। और उसके बाद आपके ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है। क्या? ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है, SIST। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है और उसके बाद माइटोसिस का निर्माण होता है। किसका? माइटोसिस, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, माता के ओवम से 23 गुणसूत्र और आपके यहाँ से आपको जो है पिता से 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। कितने? 23। जायगोट कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात होती है, जैसे जो माता होती हैं उनके गुणसूत्र तो XX होते हैं, ध्यान से समझिएगा, XX होते हैं। ठीक है, यही जैसे पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा, ऐसे 23 जोड़ा कैसा होगा? XX ही होगा। होगा कि नहीं? ये 23वां जोड़ा है। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर हम आते हैं किस पर? अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, ये 23 जोड़ी और ये 23 जोड़ी, ये 23 जोड़ी पिता के हैं। ठीक है, तो ये 23 जोड़ी जो पिता के हैं, इनमें कितना होता है? इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके होते हैं XX होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर एक चीज़ लोगों को लगता है कि अरे यहाँ पर XY ही होते हैं, फिर XY होते हैं, फिर XY होंगे, फिर XY होंगे। गलत है, ये बहुत गलत है। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। इसको ध्यान ध्यान से आपको समझना होगा। क्यों समझना होगा? अब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला जोड़ा पिता का XX ही होगा, दूसरा जोड़ा XX ही होगा, तीसरा जोड़ा XX होता है, चौथा जोड़ा XX होता है। जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा जो होता है 23वां, वो डिफरेंट होता है, वो होता है आपका XY। ठीक है, इसी ये जो 23वां जोड़ा है, इसी गुणसूत्र की वजह से, ये जो 23वां जोड़ा है, इसी वजह से ही आपका जो है जो होने वाला बेबी होता है उसका जो है सेक्स वो डिटरमाइन होता है कि आने वाला बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो ये कैसे डिटरमाइन होता है? इसी से डिटरमाइन होता है। लेकिन ये बाकी के 22 जोड़ी जो होते हैं वो सेम होते हैं, माता में भी और पिता में भी होते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए माता में तो हमेशा से XX ही है, पिता में XX ही है। अब यहाँ देखिए 23वां जोड़ा आपका डिफरेंट होता है। तो ये जो समानता जिनमें पाई जा रही है, इनको क्या बोलते हैं? आपका ऑटोसोम्स बोलते हैं, है ना? ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो 23वां जोड़ा है, इसी से आपका जो है होने वाले बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, कि बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। अब जो ये गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं गुणसूत्रों से क्या होता है? इन्हीं गुणसूत्रों से हमें आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो हमारे माता पिता के मिलते हैं। किसके? माता पिता के आनुवंशिक गुणों की प्राप्ति हमें इन्हीं गुणसूत्रों से होती है। अब ये आप बताइए कि अगर इन गुणसूत्रों में कोई प्रॉब्लम हो गई तो खेला खत्म हो जाएगा। खेला खत्म ये हो जाएगा कि फिर गड़बड़ी हो जाती है गुणसूत्रों में, यानी कि गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण विकास प्रभावित होता है। अगर गुणसूत्रों में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो विकास प्रभावित होता है। तो वही गुणसूत्रों की गड़बड़ी अब आपको पढ़ना है कि गुणसूत्रों की गड़बड़ी में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको डाउन सिंड्रोम बताऊंगी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये ऐसी प्रॉब्लम है जो गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण होती हैं। ठीक, तो इससे बालक का विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। अगर आपका एक गुणसूत्र माता का ज़्यादा आ गया तो प्रॉब्लम, पिता का ज़्यादा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे क्या होता है? गुणसूत्रों में आपका एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एक मतलब जो बैलेंस जो होना चाहिए, 46 जो होना चाहिए, ये आपका जो नंबर है ये बिगड़ जाता है। कभी 47 हो जाता है, तो कभी 21वां जोड़ा पूरा ही चला आता है, तो कभी आपका इसमें जो है एक कम हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये बेसिकली इसी के लिए आपको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले आप डाउन सिंड्रोम को समझिए। आप आसानी से समझ सकते हैं, बस आपको समझना है यहाँ पर ध्यान से। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये मैंने आपको कहा कि ये माता के गुणसूत्र हैं, ये पहला जोड़ा है, ऐसे मैं 23 जोड़ा आपको बना दे रही हूँ। ठीक है, 23 तो नहीं बना पाऊंगी मैं, 23 ऐसे डैश करके बना दे रही, ये माता के हो गए। ठीक है, अब बात आती है पिता की। तो पिता के XX होंगे, XX होंगे, लेकिन जो 23 वाला है वो आपको मैंने समझाया है ना, ये क्या होगा? XY होगा। होगा कि नहीं होगा, ये मैंने समझाया आपको। अब इसमें होता क्या है डाउन सिंड्रोम में, ध्यान से समझिएगा। डाउन सिंड्रोम में जो 21वां जोड़ी होता है, तो 21वां आपका 23 से पहले होगा। तो मैंने मान लिया 21वां ये है, ये वाला पिता का भी XX ही होगा, क्योंकि सिर्फ
पिता का तो 23वां जो होता है, मतलब 23वां जो जोड़ा होता है वो डिफरेंट होगा। बाकी सबके सब सेम होंगे, सब कुछ सेम होता है। 22 जोड़े जो होते हैं माता में और पिता में, दोनों में ही सेम होते हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। तो आपको यही समझना है, बस 23वां जोड़ी पिता में अलग होगा, यानी कि 21वां जोड़ी दोनों में ही सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो आपका बेबी होता है उसमें किस तरीके से 46 गुणसूत्र जाते हैं, अभी देखिए आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपको कहा 23 जोड़ी ये रहे माता की, ठीक है, और 23 जोड़ी ये रहे किसके, पिता के, 23 जोड़ी ये पिता के रहे, ठीक है। अगर ये 23 जोड़ी चले गए तब तो ये पूरा डिफरेंट ही हो जाएगा। तो इनका विभाजन होता है, क्या होता है, विभाजन होता है। कैसे होता है, इस तरीके से ये इनका विभाजन होता है, ठीक है, इस तरीके से इनका विभाजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से 23 जाएंगे, यहाँ से 23 जाएंगे, ठीक है, तब जाके ये 46 आपके जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि विभाजन होता है, तब जाके ये देखिए 23 यहाँ से पहुँचेंगे और 23 यहाँ से पहुँचेंगे, तो कुल मिला के 46 हो जाते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में एक प्रॉब्लम हो जाती है, डाउन सिंड्रोम में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो 21वां जोड़ा है वो पूरा चला जाता है। क्या होता है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र जो है वो पूरा चला जाता है। जबकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि देखिए यहाँ पर माता में 40 गुणसूत्र हैं, ये वाले देखिए 23 जोड़ी का मतलब है 40, यहाँ पर 23 जोड़ी का मतलब है 40, है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि इनका विभाजन होगा, तो 23 माता से जाएंगे और 23 हमारे पिता से जाएंगे और हमारे अंदर कुल 40 गुणसूत्र होंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, कि इसमें आपका जो है एक जो गुणसूत्र होता है, 21वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कहता है कि भाई हम तो जोड़ी में ही जाएंगे, हमको नहीं जाना अकेले। तो ये भाई साहब पूरे चले आते हैं। तो माता का 21वां जोड़ी गुणसूत्र पूरा चला आता है, किसका, माता का आएगा, किसका, माता का 23वां जो जोड़ी 21वां जो जोड़ी गुणसूत्र है वो पूरा चला आता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि माता का जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है वो आपका XX ही होगा, 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वो भी XX होगा। लेकिन पिता का हमेशा कौन सा गुणसूत्र आता है जिससे आपका सेक्स डिटरमाइन होता है, वो होता है आपका XY। अब इस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियरली समझना है, मैं एक बार और समझा दूंगी। देखिए जब ये आपका आएगा तो इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि हम तो पूरे ही आएंगे, हम अकेले आएंगे ही नहीं। तो आप मान के चलिए कि पिता का अगर X आया, देखिए विभाजन होगा, पिता का जब विभाजन होगा पिता के गुणसूत्र का, तो इसका X आएगा, तो XX माता के तो पूरे चले आए, क्योंकि इन्होंने तो मना ही कर दिया है, ये बिल्कुल हटी है कि हम तो पूरे आएंगे। तो ठीक है, आप ये पूरे ले लीजिए, बाकी X इनका ले लीजिए। तो देखिए ये एक एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं। फिर आप मान के चलिए कि ये भी तो केस हो सकता है कि बाई भी आ सकता है ना, हो सकता है कि नहीं। तो आपका XX बाई बन गया। अब एक गुणसूत्र यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं। तो ये जो होता है इसको मंगोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मुझे एक बार और समझाना चाहिए, सो आप बस 1 मिनट मुझे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, ठीक है। डाउन सिंड्रोम मैं आपको बता रही हूँ, क्या, डाउन सिंड्रोम, ध्यान से समझिएगा। डाउन सिंड्रोम में मैंने आपको ये समझाया है कि 23 जोड़ी देखिए आपकी माता के हैं, ये मैंने कहा 23 जोड़ी मुझे लिखना चाहिए, माता तो चलिए आप समझ ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक। 1 सेकेंड, ये वाला कलर ले लेती हूँ। 23 जोड़ी ये है आपकी माता की, और 23 जोड़ी आपके किसके होंगे, पिता के होंगे। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ XX होंगे, XX होंगे, XX होंगे, XX होंगे। ऐसे ही मैं 23वां जोड़ी बना देती हूँ। मान के चलिए 21वां जोड़ी है और ये 23वां जोड़ी है। पिता के क्या होंगे, XX 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 XX, और ये पिता के क्या होंगे, 23वां जोड़ी XY होगा। सिंपल सी बात है। तो पिता का ये वाला गुणसूत्र आता है आपके बच्चे में, जिससे डिटरमाइन होता है कि बच्चा, आने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगा। लेकिन आपके जो माता हैं इनके तो सभी गुणसूत्र सेम ही है, XX ही हैं, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है, ये 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ये कहता है कि हम पूरे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आ जाता है और यहाँ से XY मिलता है, तो ये पूरा चला जाएगा, ये विभाजित नहीं होता है। ये क्या होता है, विभाजित नहीं होता है। तो ये विभाजित ना होने की वजह से पूरा XX आ गया और यहाँ से X मिला, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये पूरा आ गया, XX आ गया और यहाँ से बाई आ गया। तो देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं। तो 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र है वो आपका पूरा का पूरा चला आता है, विभाजित नहीं होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं। क्या, मंगोलिज्म कहते हैं, ठीक है, मंगोलिज्म। अब मंगोलिज्म की थोड़ी बहुत आप लोगों को विशेषताएं पता होंगी कि इनका कद काठी थोड़ा सा छोटा होता है और ये थोड़े से मतलब इनकी आंखें भी छोटी छोटी सी होती हैं, थोड़ी चाइनीज़ टाइप की होती है। तो ये मंगोलिज्म बीमारी होती है एक तरीके से, ठीक। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम को भी एक बार देख लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम,
टर्नर जो सिंड्रोम होता है ये आपके जो है क्रोमोसोम कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल के कारण होती है। किसके कारण? फीमेल। तो इस चीज़ को विशेष रूप से आपको याद रखना है कि ये इसमें विशेष रूप से फीमेल जो है वो प्रभावित होती हैं। कौन होती है? फीमेल प्रभावित होती हैं। आपको देखिए 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या पड़ा? माता का 21वां जोड़ी गुणसूत्र आपका पूरा चला जाता है। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि डाउन सिंड्रोम में माता का 21वां जोड़ी गुणसूत्र पूरा चला आता है, ठीक। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में आपका ये होता है कि यहाँ पर 23 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं ये आपकी माता के हैं, ठीक है। बाकी के ये 23 जोड़ी ये किसके हैं? ये आपके पिता के हैं, ठीक। समझ गए इतना? ये आपकी माता हैं और ये आपके पिता हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माता के XX होंगे, XX होंगे, XX होंगे, XX होंगे, XX होंगे, ठीक। विभाजन होता है यहाँ पर, मैंने आपको समझाया अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर XX, 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 XX और यहाँ पर XY होंगे, ठीक है। विभाजन होता है तो यहाँ से 23 गुणसूत्र आते हैं और यहाँ से 23 आते हैं। तो आपका जो आने वाला जो बालक होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। क्यों? क्योंकि यहाँ से विभाजित होता है, विभाजित होकर 23-23 आते हैं दोनों से, ठीक है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में पिता का 23वां जोड़ी जो है गुणसूत्र वो टूटता ही नहीं है। ये यहाँ पर एक हट पकड़ लेता है, जिद पकड़ लेता है। 23वां जोड़ी मैं मान के चली ये 23वां जोड़ी है तो माता में XX होगा, पिता में तो XY होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र है वो पिता का टूटता नहीं है। इसको लिखना है आपको अपनी लैंग्वेज में, मैं समझा रही हूँ, आपको लिखना है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल मैं कहूँगी इस तरीके से पढ़िए ना कि आपको सीखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें साइड में रख दीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ आप इसको लिखिए कि आपका इसमें होता क्या है कि पिता का 23वां जोड़ी गुणसूत्र टूटता नहीं है। टूटता नहीं है ना, तो इसमें क्या होता है कि कुल गुणसूत्र आपके 45 होते हैं। अब जब ये विभाजित ही नहीं होगा, जब ये विभाजित नहीं होगा तो एक बात बताइए, जब ये जाएगा ही नहीं तो जो 46 गुणसूत्र होना चाहिए उनमें से एक कम हो जाएगा कि नहीं? ना तो एक्स कह रहा हम जाएंगे, ना वाई कह रहा कि हम जाएंगे। जब विभाजन ही नहीं होगा, इनका अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होगा, जब जिद पकड़ के बैठे हैं, एक्स कह रहा है हम नहीं जाएंगे, वाई कह रहा है हम नहीं जाएंगे, तो एक गुणसूत्र कम हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो कुल गुणसूत्र कितने आते हैं? 45 आ जाते हैं। 45 आने की वजह से ही इसमें होता क्या है कि संतान जो आपकी होने वाली संतान होगी वो लड़का का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि होने वाली संतान लड़का का विकास जो है पूरे तरीके से इसमें नहीं हो पाता है। तो ये रहा आपका क्या? टर्नर सिंड्रोम। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं क्या? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो तीसरा आपको यहाँ पर हेडिंग करना है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ये जो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है? इसमें पुरुष में भी महिला के सामान्य गुण आ जाते हैं। किसमें? पुरुषों में महिला के सामान्य गुण आ जाते हैं। पुरुष में महिला के सामान्य गुण आ जाते हैं। महिला के सामान्य गुण आ जाते हैं। महिला के सामान्य गुण आ जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर माता के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके XX ही होते हैं कि नहीं? ये तो अभी आपको पता ही चल गया है। और पिता के XX होते हैं, XX होते हैं, XX होते हैं, XX होते हैं और जो लास्ट होता है 23वां जोड़ी वो XY होता है, ठीक। समझे? तो इस वाले में ये पूरा आ जाता है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है? ये पूरा आ जाता है। तो अब माता से अगर X आया तो इससे मिलेगा तो XXY हो जाएगा। माता से यहाँ से X आया, इससे मिलेगा तो भी XXY होगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पर पुरुष में भी महिलाओं के सामान्य गुण आ जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, पहला आपने क्या पढ़ा? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम संबंधी कारक। अब आपको ये पढ़ना है कि ये जो वंशानुक्रम है वो किन किन और चीज़ों को प्रभावित करता है। सो आइए देखते हैं, जो वंशानुक्रम है उसको आपका वो किस किस चीज़ पर अपना प्रभाव डालता है। तो आपका जो शारीरिक गठन होता है, किस पर? शारीरिक बनावट पर प्रभाव। शारीरिक बनावट पर प्रभाव। आइए देखते हैं कि वंशानुक्रम शारीरिक बनावट पर क्या प्रभाव डालता है। आप सभी को पता है कि बालक का जो शारीरिक बनावट है वो उसके वंशजों पर निर्भर करती है। किस पर? उसके जो पूर्वज होते हैं उन पर निर्भर करती है। कई बार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आपका जो है बालक होता है उसकी पूरी शारीरिक बनावट उसके पेरेंट्स के जैसे हूबहू होती है ना। कई केस में ऐसा उल्टा भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो शारीरिक बनावट है वो वंशजों से ही प्राप्त होती है, वंशजों पर ही निर्भर करती है इवन, ठीक। तो आपको यही नोट कर लेना है कि बालक की शारीरिक बनावट
शारीरिक बनावट उसके पूर्वजों से ही उसे प्राप्त होती है, उसे प्राप्त होती है। ठीक। अब इसी शारीरिक बनावट के आधार पर क्रैशमर ने आपके 3 टाइप को बताया है यहाँ पर। ठीक है, किसने? क्रैशमर ने बताया है। तो क्रैशमर का जो आपका वर्गीकरण है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्रैशमर ने जो आपका वर्गीकरण किया है व्यक्तियों का, वो शारीरिक बनावट के आधार पर या शारीरिक गठन के आधार पर किया है। किसके आधार पर? शारीरिक बनावट या गठन के आधार पर, शारीरिक बनावट या गठन के आधार पर। ठीक है, इन्होंने व्यक्तियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, जिसमें इन्होंने पहला तो बताया है पिकनिक टाइप। क्या बताया है? पिकनिक टाइप बताया है। दूसरा इन्होंने जो टाइप बताया है वो बताया है इन्होंने एथलेटिक टाइप। क्या? एथलेटिक टाइप, एथलेटिक। एंड तीसरा जो इन्होंने बताया है वो इन्होंने बताया है एस्थेनिक। क्या बताया है? एस्थेनिक टाइप बताया है। ठीक। अब ये जो पिकनिक टाइप है, इसमें इन्होंने क्या बताया है? तो पिकनिक टाइप में इन्होंने बताया है कि जिनका शरीर मोटा होता है, तो इनका शरीर कैसा होता है? शरीर मोटा। जिनका शरीर कैसा होगा? मोटा होगा। कद छोटा होगा। कद यानी कि आप समझना ना, हाइट। कद यानी कि हाइट समझिएगा, HEIGST। हाइट कैसी होगी? हाइट छोटी होगी। कद आपका छोटा होगा। और क्या होगा? ये गोल मटोल टाइप के होते हैं। ऐसे लोग आपने ज़रूर से देखे होंगे, गोल मटोल, आपका शरीर मोटा सा, कद छोटा सा। ये क्या है? पिकनिक टाइप के पर्सन है, आराम प्रिय होते हैं। ये पिकनिक टाइप के जो पर्सन है, इनको आराम बड़ा पसंद होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, आराम प्रिय, आराम प्रिय। ठीक, आराम प्रिय। दूसरा है एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप जो होते हैं, जो आपके जिनकी मांसपेशियां जो है ना, मतलब अच्छे तरीके से इनका जो है शरीर विकसित होता है, शारीरिक क्षमताओं से जो युक्त होते हैं। ठीक है, जिनकी मांसपेशियां कैसी होती? पुष्ट होती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शारीरिक बनावट कैसी होती है इनकी? आकर्षक होती है। शारीरिक बनावट आकर्षक होती है, आकर्षक होती है। ठीक। इनकी मांसपेशियां कैसी होती हैं? पुष्ट मांसपेशियां होती हैं। तो पुष्ट मांसपेशियां आप एथलेटिक्स से समझ सकते हैं कि एक एथलेटिक कैसा होता होगा, है ना। तो पुष्ट मांसपेशियां, ये आपकी एक विशेषता है एथलेटिक की। एस्थेनिक कैसे होते हैं? दुबले पतले शरीर वाले, ये होते हैं एस्थेनिक। तो आपको दुबले पतले शरीर वाले भी दिख जाते होंगे, दुबले पतले शरीर वाले, दुबले पतले शरीर वाले। आजकल तो पिज्जा बर्गर ने सब बर्बाद कर दिया है, कोई दुबला पतला रह ही नहीं गया है, लग रहा है दुनिया में। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग आपको करना है कि इस वंशानुक्रम का हमारी मूल प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, मूल प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। ठीक है, आइए देखते हैं मूल प्रवृत्तियों का। हमारे जो व्यवहार है, इसका नियंत्रक कौन होती हैं? तो हमारे व्यवहार का नियंत्रण जो होता है, नियंत्रक कहें, वो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। हमारे व्यवहार को बेसिक रूप से जो नियंत्रण देती हैं, वो हमारी मूल प्रवृत्तियां ही देती हैं। ठीक। और ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिस तरीके से वर्क करेंगी वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। तो अगर हमारी मूल प्रवृत्तियां ठीक से वर्क करती हैं, तो हम व्यवहार कैसा करेंगे? हम अच्छा व्यवहार करेंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये मूल प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार का नियंत्रक हैं। तो इस चीज़ को आप एक ही लाइन में समझ सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार का नियंत्रक होती हैं। अब किसी के मन में आएगा फिर संवेग क्या है? तो देखिए, आप जब आगे मैकडोगल का संवेग से संबंधित जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपके किस तरीके से ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो संवेग से रिलेटेड होती हैं। ठीक, तो वो आपको आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर इतना ही समझना है कि मूल प्रवृत्तियाँ हमारे व्यवहार का नियंत्रक होती हैं। ठीक। और एक और यहाँ पर आपको पढ़ना है, वो है आपके स्वभाव पर प्रभाव। ठीक, वंशानुक्रम का स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वभाव पर प्रभाव। तो स्वभाव पर प्रभाव देखिए, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने कई केसेस में देखा होगा कि अगर माता पिता कैसे हैं? चिड़चिड़े हैं। कैसे हैं? माता पिता इनकी अगर ध्वनि थोड़ी सी कर्कश टाइप की है, कैकोफोनी है, तो आप बच्चे भी देखिएगा कि बच्चे की ध्वनि भी कर्कश ही होती है। अगर माता पिता
ठीक से अच्छे से बोलते हैं लोगों से, तो वैसे ही आपका जो है बच्चा होता है। कैसा होता है? वैसे ही बच्चा होता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि हमारे स्वभाव पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे माता-पिता से ही पड़ता है, ठीक है? तो हमारे स्वभाव का जो विशेष रूप से हमें जो चीज़ें मिली हैं स्वभाव की, वो तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्वभाव जो प्राप्त होता है वो हमें हमारे वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है, ठीक? क्यों? क्योंकि जैसा स्वभाव माता-पिता का होगा, वैसा ही स्वभाव किसका होता है? बच्चों का होता है, ठीक? ऐसे में इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मेरे पिता जो हैं और मेरी माता जो हैं, उनका परिवेश कैसा है? खेती-किसानी वाला है। कैसा है? खेती-किसानी वाला है, ठीक है? तो मैंने अक्सर चीज़ों में ऐसा देखा है कि मैं उस तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करती हूँ, जिस तरफ मेरे पापा-मम्मी का झुकाव होता है। मतलब जिस तरीके का नेचर मेरे पेरेंट्स का है, वैसे ही नेचर मेरा है। तो वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से स्वभाव के थ्रू मिलती हैं। मतलब जैसा स्वभाव उनका होता है वैसे ही स्वभाव मेरा है, और वैसे ही स्वभाव आप देखिएगा, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसा स्वभाव आपके पेरेंट्स का होता है किसी चीज़ को लेकर, वैसा आपका भी होता है, ठीक? लेकिन 100% आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे स्वभाव आपके पेरेंट्स के मुताबिक हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम है, आप दिन प दिन डेवलप हो रहे हैं, तो अलग-अलग तरीके से चीज़ें इमर्ज होकर आ रही हैं। तो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन आपका कुछ तो आता है ना माता-पिता से। तो जैसे ही आप ये समझ जाएँगे कि कुछ तो माता-पिता से प्राप्त होता है, यानी कि हमारा स्वभाव जो है वैसा ही होगा जैसे हमारे पेरेंट्स का है। तो स्वभाव आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपको प्राप्त हुआ है आपके पेरेंट्स से, ठीक? जैसा स्वभाव पेरेंट्स का होगा वैसे ही आपका होगा। अब यहाँ स्वभाव का जो अध्ययन किया गया, स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने आपके जो है 3 कैटेगरी बताई, ठीक है? तो इन्होंने सेल्डन ने स्वभाव के आधार पर अध्ययन किया है व्यक्तियों का, स्वभाव का अध्ययन किया। स्वभाव का अध्ययन, ठीक? इसी स्वभाव का अध्ययन करके इन्होंने 3 कैटेगरी बताई हैं। कौन-कौन सी बताई हैं? सबसे पहली इन्होंने बताई है विशेरोटोनिया। क्या बताई है? विशेरोटोनिया। विशेरोटोनिया। दूसरी इन्होंने जो कैटेगरी बताई है वो बताई है सोमैटोटोनिया। सोमैटोटोनिया। तीसरी जो इन्होंने कैटेगरी बताई है वो कौन-सी है? तो तीसरी इनकी कैटेगरी है सेरोब्रोटोनिया, ठीक है? सेरोब्रोटोनिया, ठीक? सेरोब्रोटोनिया लिखा हुआ है ये, ठीक? अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इन्होंने विसेरोटियनिया में बताया है कि ये जो व्यक्ति होते हैं बेसिकली आराम प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? आराम प्रिय, मतलब जिनको आराम पसंद होता है। कई सारे ऐसे लोग आप अपने आसपास देखिएगा जिनको आराम बड़ा पसंद होता है। जो समाज प्रिय होते हैं, मतलब जिनको मतलब समाज में रहना, समाज के लोगों से बातचीत करना बड़ा पसंद होता है, समाज प्रिय होते हैं। इनको स्वादिष्ट भोजन में रुचि होती है। क्या होता है? स्वादिष्ट खाना खाने में, स्वादिष्ट खाने में रुचि, ठीक? याद रखिएगा। और कैसे होते हैं? ये हँसमुख होते हैं, हँसमुख मिजाज के होते हैं, ठीक? सोमैटोटोनिया कौन से होते हैं? सोमैटोटोनिया में आते हैं जो आपके डिटर्मिनेंट होते हैं थोड़े से, ठीक? तो जो आपके मतलब हिंदी में इसको आप दृढ़ प्रतिज्ञ कह सकते हैं, जो डिटरमाइंड टाइप के होते हैं वो आपके आते हैं किसमें? सोमैटोटोनिया में आते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें दृढ़ प्रतिज्ञ लिख सकते हैं। क्या? दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, मतलब एक बार सोच लिया तो करके रहेंगे। ये थोड़े से क्रोधी भी होते हैं। क्या होते हैं? क्रोधी होते हैं, ठीक? निर्दयी होते हैं, ठीक? निर्दयी, क्रोधी, ये सब विशेषताएं किसकी हैं? सोमैटोटोनिया की। महत्वाकांक्षी भी होते हैं। क्या होते हैं? महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक? सेरोब्रोटोनिया में क्या होते हैं? सेरोब्रोटोनिया वाले जो व्यक्ति हैं इनको एकांत पसंद होता है। ये एकांत प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, ठीक? और इनको अधिक नियंत्रण पसंद होता है, अधिक नियंत्रण पसंद, अधिक नियंत्रण प्रिय, अधिक नियंत्रण प्रिय होते हैं, ठीक? और इनका जो स्वभाव होता है दमित स्वभाव वाले, ठीक है? दमित स्वभाव का मतलब होता है जो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, दमित स्वभाव वाले, ठीक है? जैसे अभी आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कई सारी इच्छाएं बिल्कुल आपने दिल में दबा के रखी होंगी। यही आपकी दमित इच्छाएं जो हैं कुछ समय बाद उभर कर आती हैं। तो दमित स्वभाव वाले होते हैं ये सेरोब्रोटोनिया, ठीक? सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में आप वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो आप फैक्चुअल चीज़ों को कम से कम ध्यान रखें, उसका आप व्यवहारिक उपयोग सीखें, ठीक? सो आपको जल्दी समझ में आएगा कि किस तरीके से वंशानुक्रम हमारे स्वभाव को प्रभावित कर रहा है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन घुमाकर आपसे पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।